देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने जेएमएस रोड से घंटा घर तक भाजपा की शोभा यात्रा में भी प्रतिभाग किया है। सीएम ने सभा को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हमारा संगठन राष्ट्र के प्रथम, द्वितीय और व्यक्ति के अंतिम सिद्धांत पर चलता है। और साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रवाद की भावना पूरे देश में जगाई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज भाजपा जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही कई संकल्प लिए गए। प्रदेश की जनता से किए वायदे के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही उत्तराखंड में लागू करेंगे और सरकार ने पर्यावरण मित्रों का एक दिन का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। और नए बजट में सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया, जो पूरा किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड देवभूमि, योग भूमि के साथ ही वीर सैनिकों की भूमि भी है। दरअसल आपको बता दें कि आज बीजेपी का जो कि स्थापना दिवस है, 42वां स्थापना दिवस, और इस बीच पीएम मोदी ने देश भर के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से बीते 42 वर्षों में भाजपा ने कितना ज़्यादा तक प्रयास किया और आज पार्टी यहाँ तक पहुँची है। पूरे देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसी कड़ी में आप देख सकते होंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिप्सी पर सवार होकर देहरादून की जीएमएस रोड से घंटा घर तक एक शोभा यात्रा जो है वो देहरादून महानगर भाजपा की तरफ से उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। सीधा आप देख सकते होंगे जिप्सी पे सवार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी को धन्यवाद एक तरीके से वो कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आपको बता दें 2/3 बहुमत से जो है वो उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त कर रही थी। एक बार पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार बनाई, उस जश्न से सभी कार्यकर्ता जो है वो अभी तक हटे भी नहीं थे। लेकिन अब जो है इस बीच भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कितनी गर्मजोशी के साथ, आतिशबाजी के साथ देहरादून में उसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जन्म दिवस की तरह भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब यहाँ पहुँच रहे थे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा था, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुना। उसके बाद मुख्यमंत्री ने झंडारोहण कर इस शोभा यात्रा की शुरुआत करी है। लगभग हम कह सकते हैं 5 किलोमीटर की ये शोभा यात्रा रहेगी। इस पूरे रास्ते में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है शामिल होते हुए हमको दिखाई देंगे और लगातार यही एक यात्रा है जो जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घंटा घर तक शामिल होकर जाएगी। घंटा घर पर प्रसाद वितरण कार्यक्रम जो है वो पार्टी द्वारा किया जाएगा। उसके बाद इस यात्रा का समापन कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून। और चलिए बढ़ते आगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपना 42वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मना रही है और इसी कड़ी में ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के रायवाला में स्थापना दिवस मनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी कार्यकर्ताओं ने सुना। इस दौरान आगामी 2024 के चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया और कार्यक्रम में बताया गया कि 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पार्टी के द्वारा जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि पार्टी की विचारधारा और सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को भली भांति मिल सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। सबसे पहले मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं
और मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 मंडल हैं। तीनों मंडलों में बड़े उत्साह के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि जो हमारा श्यामपुर मंडल है, इस कार्यक्रम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी ये यहाँ मौजूद हैं। और कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह तो है ही, उमंग तो है ही, लेकिन एक संकल्प भी आज हमारे कार्यकर्ता ले रहे हैं कि आगामी जो भी कार्यक्रम हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा दिए जाएंगे वो करेंगे। और आगे आने वाले जितने भी और हमारे चुनौतियां हमारे सामने हैं, चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है और जिस प्रकार से आने वाला 2024 है या अन्य जो भी हमारे सामने चुनौतियां होंगी, उसके लिए मैं आज संकल्प ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ेगी। अवसर पर पूरे प्रदेश भर में हर मंडल स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। देहरादून में भी बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ मुख्यमंत्री जी हैं। यहाँ श्यामपुर मंडल का कार्यक्रम है, यहाँ पर जो यहाँ के हमारे कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, इनकी विधानसभा है, जहाँ मैं स्वयं आया हूँ। तो इस प्रकार के कार्यक्रम में जहाँ कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस के बारे में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन पूरे देश में मिला, वहीं आने वाले 20 तारीख तक के कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं, एक पखवाड़ा हम इस रूप में मनाने जा रहे हैं। वहीं साथ साथ आने वाले 25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार मजबूती के साथ और देश में और जनहित के काम करते हुए आगे बढ़े। तो पूरे देश भर में भाजपा स्थापना दिवस मना रही है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां विकास नगर में भी भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर विकास नगर में भी भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के संबोधन के बाद प्रभात फेरी निकाली। इस मौके पर भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्वर्णिम काल में आज 42वां स्थापना दिवस मना रही है। 1980 में स्थापित भाजपा ने इन 42 सालों के सफर में कई उतार चढ़ाव देखे। आज भाजपा पूरे देश में अपना परचम लहरा रही है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। भाजपा ने राम मंदिर, धारा 370, यहां तक कि कोविड काल में जनता की आशाओं पर खरा उतरने का काम किया। देशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को, सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये 42वां स्थापना दिवस बहुत पूरे धूमधाम के साथ भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता देश भर में मना रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और आज ये सफलता की कहानी भारतीय जनता पार्टी की। आज हम देश और दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आज 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सरकार है और एनडीए के सहयोग वाली सरकारों की बात करें तो 18 राज्यों में आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें हैं। और आज लगभग 1300 कुछ 1400 के करीब विधायक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हैं। और उत्तराखंड राज्य के अंदर भी तमाम सारे मिथक तोड़ते हुए कहा जाता था भारतीय उत्तराखंड में तो एक बार एक की सरकार, दूसरी बार दूसरी की सरकार, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2017 में नारा दिया था डबल इंजन की सरकार 2, और उस डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से 5 साल तक काम किया उत्तराखंड में, तो फिर से 2022 में उत्तराखंड की जनता ने डबल इंजन की सरकार को फिर से स्थापित करने का काम किया और 2/3 का प्रचंड बहुमत दोबारा भारतीय जनता पार्टी को दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारी सफलताओं की कहानी है। लेकिन जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा, उसी बात को हम दोहरा रहे कि चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी के कामकाज का एक छोटा सा हिस्सा है, एक हिस्सा मात्र है। केवल और केवल चुनाव लड़ना ही भारतीय जनता पार्टी का काम ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक ध्येय वाक्य हमेशा हमारे ट्रेनिंग का, हर कार्यकर्ता की ट्रेनिंग का पार्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में देश पहले, पार्टी बाद में, खुद आखिर में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 24/7 बेसिस पर और 365 दिन काम करने वाली राजनीतिक दल है। जब भी देश और समाज का कोई सरोकार होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दलगत चीजों से ऊपर उठ करके देश और समाज की सेवा में जुटता है।
और वहीं देहरादून में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और उत्तराखंड की महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य से खास बातचीत की है सुदर्शन न्यूज ने। उनका कहना है कि राज्य सरकार महिला और युवाओं के लिए काम करेगी। क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की मंत्री हैं रेखा आर्या जी। मैम, पहले तो आप लोगों को शुभकामनाएं। आज आप बीजेपी की स्थापना दिवस है, क्या कहेंगे? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं का। और कहना मैं ये चाहूँगी कि निश्चित रूप से आज हमारी भारतीय जनता पार्टी का आज 42वां स्थापना दिवस है और निश्चित रूप से कार्यकर्ता के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि कार्यकर्ता ने उस पौधे को सींचा है जिस पौधे को आज वो फलते फूलते रूप में देख रहा है। और वो ये महसूस कर रहा है कि एक समय जहां हमारे 2 सांसद हुआ करते थे, आज हमारे 303 सांसद है। राज्यसभा में हमारी बहुत अच्छी गणना है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में हमारी सरकारें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, स्वयं मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदस्य के रूप में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मेरी पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जहाँ आगे बढ़ रही है, उसके साथ साथ में गरीबों के कल्याण की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से लोगों का, गरीबों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, उससे मन अभिभूत है। आप लोग की पहले जब कैबिनेट हुई थी, आप लोगों ने यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है उस पर आप लोगों ने काम किया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ये घोषणा थी और चुनाव के दौरान उन्होंने ये घोषणा करी थी कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के में जो कहा जाता है उसे किया जाता है। और उसी आचरण को सिद्ध करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रथम कैबिनेट में ही, ओथ लेने के उपरांत में जब प्रथम कैबिनेट हुई, उसी कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव हम लोग लेकर आए और लेके आने के साथ में उस पर सर्वसहमति बनी, उस पर कमेटी का गठन हुआ है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए, जो कि गोवा में भी स्थापित है, तो उसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसकी आवश्यकता भी है और मैं समझती हूँ कि बहुत जल्द जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो भी रिपोर्ट, जो कमेटी रिपोर्ट बनाएगी, हम लोग उसको मूर्त रूप भी देंगे। मैम, जैसे महिलाओं ने खासतौर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कई राज्यों में आप लोग की सरकार बनाई कहा जा रहा है, तो पहाड़ पर जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या प्लान है आपका? देखिए, चाहे वो पहाड़ की महिला हो, चाहे वो मैदान की महिला हो, महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो गरीब कल्याण अन्न योजना है वो बहुत कारगर सिद्ध हुई है। कोरोना कालखंड में जिस प्रकार का सरकार ने काम किया है वह भी बहुत कारगर सिद्ध हुई है। और निश्चित रूप से महिला और युवाओं के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी है। तो केंद्र बिंदु में महिला और युवा रहेंगे और इसी केंद्र बिंदु को ध्यान में रखते हुए 5 वर्ष का जो हमारा कार्य योजना है उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। मेरी अपनी विभाग के माध्यम से यदि बात करते हैं तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और सुरक्षा के लिहाज से भी हम एक सुरक्षित उत्तराखंड महिलाओं के लिए, हमारे यहाँ वैसे भी बहुत अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छी स्थिति है और बेहतर करने की हमारी कोशिश है कि अपराध जो है कम से कम होने पाए, बच्चियों के साथ किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। उन सब चीज़ों को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कोशिश रहेगी कि महिलाओं को हम बेहतर सुरक्षा दे पाए और महिलाएं अच्छे वातावरण में अच्छे अवसरों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सके, उस प्रकार के वातावरण को तैयार करेंगे। रही बात युवकों के लिए, तो उनके लिए रोजगार, स्वरोजगार की व्यवस्था करना और उनकी प्रतिभाओं को निखारना, खेल के माध्यम से उनको अवसर प्रदान करना, ये हमारी कोशिश रहेगी इन 5 वर्षों के मध्य में। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो इनकी सरकार है वो महिलाओं और युवाओं के लिए काम करेगी। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों की नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। इस घोटाले की जांच अब शुरू हो गई है और जांच टीम ने किसी भी अधिकारी का नाम उजागर नहीं किया। बताया जा रहा है कि यह भर्ती घोटाला देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल में हुआ है। प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों में 423 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। उप निबंधक अल्मोड़ा और कुमाऊं मंडल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने जिला सहकारी बैंक देहरादून में जांच शुरू कर दी है और देहरादून में इस तरह के 60 पद थे जिनके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और जांच टीम ने बैंक में पहुंचकर जरूरी दस्तावेज खंगाले, उन्हें अपने कब्जे में लिया और बैंक के दफ्तर को सीज किया। भर्ती घोटाले पर कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर हो गई है
और कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा, ये सरकार होनहार युवाओं का हक मार रही है और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही है। गरिमा दसोनी ने कहा, यह पूरा मामला पहले ही सामने आ गया था और इसके बाद नियुक्तियों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन सहकारी बैंकों के प्रबंधकों ने जो सरकारी आदेश हैं उन आदेशों को ताक पर रखा, नया खेल खेला और इस भर्ती घोटाले को अंजाम दिया। सर जांच से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए हैं और उसमें जांच अनवरत चल रही है। कितने पद थे जिस पे भर्ती हुई थी, कब से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी? सर 60 पोस्ट थी, उसमें 60 पोस्ट थी। कितने फॉर्म आए थे आपके पास इससे 60 पदों के लिए? कॉपी कौन से श्रेणी के पद थे? सर क्लास 4 की थी। जी, सारे पद। सारे। इससे पहले भी कोई भर्ती हुई थी इस तरह की? इसके पहले तो क्या आरोप क्या क्या लग रहे हैं? सर आरोप क्या आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका भी नाम आता है, उसमें कहा जा रहा है कि काफी पैसे लिए गए, 10-10, 15-15 लाख के मांगे गए और पैसे के लिए लिए गए, तो क्या? सर मेरे संज्ञान में तो कभी कोई ऐसी बात आई नहीं जी कि मुझे इसके बारे में तो कुछ पता नहीं। जो हुआ है सर कमेटी का निर्णय था। तो आप सहयोग कर रहे हैं जो जांच कमेटी? सर पूरी तरह सहयोग कर रही हूँ, 100% सहयोग कर रही हूँ। और सर ये कमेटी थी, कमेटी का निर्णय है और प्रॉपर एडवर्टीजमेंट निकला था, प्रॉपर इंटरव्यू हुआ है, प्रॉपर सब कुछ हुआ है। तो कौन कौन थे कमेटी में? सर कितने लोगों की कमेटी थी? सर 3 लोगों की कमेटी थी। हमारे चेयरमैन सर थे, उसके चेयरमैन उस कमेटी के, मैं मिस्टर अमित शाह जी, और डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे भारत सिंह, वो यहाँ थे, और जीएम थे। हम ऑथराइज में वाकई अभी ऐसा कोई अपनी डिपार्टमेंट की ऑथराइज प्रवक्ता नहीं हूँ जी। तो कितने पद थे? जांच कर रहा हूँ। अच्छा, जांच टीम में कितने सदस्य हैं? दो आए थे, दो कल आए। जांच टीम में 2 सदस्य हम लोग, एक ये बैठे हैं, एक मैं हूँ। तो 2300 फॉर्म है अभी, ये सब आप चेक करें। 2300 टोटल इनके पास फॉर्म आए थे, 2300 कुछ हैं जो देखना दिखा था, 2278 ऐसे हैं जो इन्होंने, उसमें से कुछ के शायद वो क्या बोलते, किसी का फीस जमा नहीं होगी, किसी का एज बैरियर था, तो 2278 ऐसे लोग थे? नहीं, उसमें से सर 78 इन्होंने जो है रिजेक्ट किया स्टार्टिंग में। बाकी जितने बचे हैं उनको लेकर के ये लोग फिर आगे को इन्होंने एग्जाम कराए, फिजिकल है, इंटरव्यू है, सारी चीजें। प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों में गतिमान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्रूटमेंट में भारी गड़बड़ी और अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसको देखते हुए जो निबंधक महोदय हैं तमाम सहकारी बैंकों के उत्तराखंड के श्री आलोक कुमार पांडे, उन्होंने इन भर्ती प्रक्रियाओं पर और नियुक्तियों पर रोक लगाने का शासनादेश जारी कर दिया था। उसके बावजूद देखा जा रहा है कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए भाई भतीजावाद अपने चरम पर है और कई सारे जो सहकारिता में जो मैनेजमेंट पोजीशंस पे लोग हैं, निदेशक लेवल के लोग हैं या क्लर्क हैं, उनके अपने ही रिश्तेदार नातेदार इसमें चतुर्थ श्रेणी में समायोजित करने का प्रयास किया गया है। और शासनादेश के बावजूद, निबंधक महोदय के शासनादेश के बावजूद कई लोगों पर को नौकरियों की जो नियुक्ति पत्र है वो दे दिया गया है। तो उत्तराखंड की और चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की एक पहल एक बार फिर से रंग ला रही है। दरअसल मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सांसद बलूनी ने एक सार्थक प्रयास किया। इस प्रयास से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर हो रही समस्या से अब निजात मिल पाएगी। देहरादून से सटा हुआ राजाजी टाइगर रिजर्व का 20 किलोमीटर का क्षेत्र अब अगले कुछ दिनों में मोबाइल नेटवर्क से लैस हो जाएगा। और पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क न होने से लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही थीं। खासतौर पर देर रात आने वाले यात्रियों को अक्सर दिक्कतें यहाँ पर हुआ करती थीं और कई बार सड़क दुर्घटना के बाद भी मदद मांगने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन देहरादून, मसूरी और पहाड़ों की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए मोबाइल नेटवर्क न होना सबसे बड़ी चुनौती थी और इस मामले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्लियरेंस के बाद बहुत तेजी के साथ काम हुआ और देहरादून की आशा रोड़ी पुलिस चेक पोस्ट के पास पहला टावर इंस्टॉल हो चुका है और जिसके साथ ही साथ 2 टावर जल्द ही इस पूरे रूट में इंस्टॉल हो जाएंगे।
इस पूरे क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी से देहरादून और सहारनपुर दोनों राज्यों के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। तो कृष्णा, यहाँ पर पहले दिक्कतें होती थीं, लेकिन अब ये दिक्कतें कम होने वाली हैं। नेटवर्क यहाँ पर आप आने लगे हैं, कनेक्टिविटी अब यहाँ पर आसानी से होने वाली है। तो पर्यटकों के लिए कितनी बड़ी राहत है ये? बिल्कुल संभव। देखिए, नेटवर्क ना होने की समस्या ये आज से नहीं, जब से ये मार्ग शुरू हुआ है तब से ही वहाँ पे नेटवर्क की समस्या है। अगर कोई भी बंदा अगर देहरादून से सहारनपुर की तरफ या दिल्ली की तरफ जाता है, या दिल्ली से कोई भी व्यक्ति देहरादून आता है, तो 20 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र पड़ता है जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आते हैं। वो क्षेत्र हम कह सकते हैं देहरादून की आशा रोड़ी चौकी से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश की मोहंड चौकी तक कोई भी नेटवर्क उस बीच नहीं आता है, जिस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है उस क्षेत्र में लोगों को करना पड़ता था। काफ़ी हम कह सकते हैं बरसात के दिनों में जब कोई भी व्यक्ति आता तो कभी ना कभी दुर्घटना का शिकार हो जाता था, जिससे कि वो किसी को भी सूचना उस क्षेत्र में रहकर नहीं दे पाता था, तो उसे पैदल चलकर उस क्षेत्र से बाहर आना पड़ता था मोबाइल नेटवर्क के लिए। क्योंकि इस समस्या का संज्ञान फिर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने लिया। उन्होंने एक सार्थक प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने पिछले लॉकडाउन में ही घोषणा कर दी थी कि मैं अपने सांसद नीति से इस क्षेत्र में 3 टावर लगवाऊंगा। जिस क्रम में देखिए फॉरेस्ट विभाग से उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया था। एनओसी और क्लियरेंस मिलते ही फॉरेस्ट विभाग से एक टावर जो है वो इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। उसमें नेटवर्क भी आशा रोड़ी चौकी पे जो देहरादून के पास स्थित है वहां पर आने लग गए हैं। 2 टावर उस क्षेत्र में आगे जाके और लगाए जाएंगे, ताकि नेटवर्क की समस्या से जो है वो बिल्कुल निजात मिल जाए। क्योंकि इस पहल का और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जो लगातार उत्तराखंड को लेकर पहल करते हैं, चाहे वो नई ट्रेन चलाने की सौगात उत्तराखंड को दे रहे हैं, नई सड़कों की सौगात दे रहे हैं, इसके अलावा अब उन्होंने नेटवर्क को लेकर भी एक नई सौगात जो है वो देहरादून वासी और सहारनपुर में रहने वाले लोगों को जो है वो दिए। क्योंकि काफी दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ता था, जो अब दिक्कतों का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। तो हर जगह इस पहल का स्वागत हो रहा है, क्योंकि 2 टावर और लगने का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि अभी हम बात करें जो टावर एक आशा रोड़ी चेक पोस्ट पे लगाया गया है, वो लगभग 5 किलोमीटर का रेडियस जो है वो कवर कर रहा है। उससे आगे जाके फिर से नेटवर्क जो है वो लोगों के गायब हो जा रहे हैं। मगर अनिल बलूनी के जो प्रयास हैं वो जल्दी धरातल पर पूरे के पूरे आ जाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने एक तरीके से मुहिम छेड़ी थी वो अब रंग लाती हुई हमें दिख रही है। संभव जी। चलिए कृष्णा, बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की ये पहल देखने को मिली, जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए ये प्रयास किया गया और मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या से अब लोगों को निजात मिलने वाली है। चलिए बढ़ते आगे, जहां पर कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत कॉर्बेट ग्राम पहुंचे और ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत किया। और वहीं भगत ने पूरी कालाढूंगी विधानसभा की जनता का प्रचंड बहुमत से जीत के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने साथ ही कहा कि महिलाओं ने बीजेपी को इस बार भारी मत देकर विजय बनाया और लोगों ने राज्य की बागडोर सुरक्षित हाथों में सौंपी है। वहीं कुछ समस्याओं का विभागीय अधिकारियों को फोन कर मौके पर निस्तारण किया गया। कॉर्बेट ग्राम समिति के सदस्यों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा और कहा कॉर्बेट ग्राम जिम कॉर्बेट के गांव के नाम से सारे विश्व में प्रसिद्ध है और ग्रामीणों का कहना है कि कालाढूंगी वन क्षेत्र में जंगल सफारी शुरू की जाए, जिससे यहां पर कालाढूंगी के स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो पाए। उद्देश्य लोगों का धन्यवाद करना है। चुनाव के बाद मैं पहली बार ग्राम बूथ स्तर पर निकला हूं, तो यहीं से शुरू किया है। एक आज बूथ नंबर 47 में बैठे यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिले, यहाँ के पदाधिकारियों से मिले, यहाँ की जनता से मिले और उनकी बात सुनी, अपनी बात कही। सर, ये जंगल सफारी के लिए सर ज्ञापन दिया गया है कॉर्बेट ग्राम समिति द्वारा, तो क्या ज्ञापन दिया गया है, उसको देखेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे क्या है, तो उसमें जो भी संभव होगा वो करेंगे। मसूरी में देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीडीए द्वारा मसूरी झील के पास एक अनाधिकृत रूप से बन रहे भवन को सील कर दिया गया। बता दें कि इस निर्माण कार्यों को रोकने के लिए नोटिस भी दिया गया था पहले, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया और निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिसके बाद सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण को सील करने के निर्देश दिए गए। और साथ ही साथ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम अधिशासी अभियंता मनोज जोशी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को सील किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण मित्र अधिकारियों के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही और कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों की संपत्तियों का ब्यौरा भी सार्वजनिक करने की मांग रखी है। भट्टा गांव पर एक मेन रोड पर ही किसी व्यक्ति द्वारा
झील के पास वॉल बनाकर वॉल बनाकर नीचे ग्राउंड फ्लोर बनाया था, ऊपर टीन शेड बनाया था, जिसके ऊपर हमारे वहाँ कार्रवाई चल रही थी। आज उस निर्माण को हमने जो है सील कर दिया, समस्त निर्माण को। अभी हम जो भी यहाँ पर मुकदमे चल रहे हैं जिनमें आदमी लगातार काम कर रहा है, उसमें हम लोग जो है सील करने की कार्रवाई, या अगर सील के बाद भी वो लगता है कर रहा है तो ध्वस्तीकरण के लिए जो अपने आगे को उच्चाधिकारियों को सूचित कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। और आगे भी जो है कार्रवाई सख्त अमल में लाई जाएगी, जिसका आपको प्रभाव फील्ड पर देखने को मिलेगा। और स्टाफ यहाँ पर तैनात है, घूम रहे हैं। तो आगामी जो सीजन हमारा आ रहा है, सीजन के दौरान भी निर्माण। जनपद टिहरी में कोविड काल के विकट परिस्थितियों में 180 कोविड फाइटर की नियुक्ति की गई थी और जिनकी सेवाएं 31 मार्च को समाप्त कर दी गई हैं, जिसके विरोध में सभी कर्मचारियों ने गीता भवन से मेन मार्केट बोराड़ी में मशाल जुलूस निकाला, सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन किया। उत्तराखंड युवा एकता मंच ने भी अपना समर्थन दिया है। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है वे अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर सरकार उनकी मांग पर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए हम विवश हो जाएंगे। ये जो सभी लोग हैं ये कोरोना वॉरियर हैं, और जब मोदी जी ने खुद मोदी जी के आह्वान पे इन्होंने यहाँ पर देश की सेवा में अपना मतलब रोजगार के लिए ये आगे आए थे, क्योंकि देश को इनकी ज़रूरत थी, उस टाइम पे इन्होंने काम किया है। तो आज इनको इस तरीके से बेरोजगार करना कहीं ना कहीं अनैतिक है और अमानवीय है। तो नैतिकता के आधार पे सरकार को इनके रोजगार पे इनको वापस लौटाना चाहिए, और अगर सरकार इनके रोजगार पे वापस नहीं लौटाती है तो आंदोलन को आगे उग्र किया जाएगा। और जहाँ तक भी हो पाएगा अब ये आंदोलन पीछे नहीं हटेगा और ये लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इन्होंने जब ये लोग कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं तो ये सरकार के खिलाफ भी जंग लड़ सकते हैं। और इन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ भी जंग जीती थी, देश को भी जंग जिताई थी, और अब ये सरकार के खिलाफ जंग लड़के फिर ये जीतेंगे और अपने रोजगार पे वापस आएंगे। जब हमारा राज्य उत्तराखंड बना था तो बेरोजगारी इसमें बहुत बड़ी एक परेशानी होती थी। आरक्षण से आंदोलन शुरू हुआ था, रोजगार को लेकर ये जो हमारी परिकल्पना थी, जितना भी संघर्ष हुआ था, उत्तराखंड राज्य जो हमारा राज्य बना है वो सिर्फ रोजगार पर बना था। और आप त्रासदी देखिए, ये जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, ये हमारे भाई जो हैं, ये कोरोना काल में जब अपने नहीं हो रहे थे, पड़ोसी अपना नहीं हो रहा था, तो ये लोग अपना जान जोखिम में डालकर लोगों के बीच थे। और आज जब सरकार को इनकी कमी इनकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है, इनको बाहर कर दिया गया है। हम इनके संघर्ष में हर तरीके से बिल्कुल अपने साम दाम दंड पे जितना भी हमसे होता है तन मन धन से इनके साथ हैं, और हमें पूरा भरोसा है इनका संघर्ष बिल्कुल कामयाब होगा। सरकार को बेरोजगार कर आगे झुकना ही पड़ेगा। हमारे साथ मात्रा शक्ति है, और जिस आंदोलन में मात्रा शक्ति होती है निश्चित तौर पर वहाँ पर जीत होती है, हमें पूर्ण विश्वास है। और चलिए इसी के साथ अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।